हेडिंग करिए। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिर्फ लिखते हैं इसको फ्रिक्शनल फोर्स। देखो हेडिंग, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सबका मतलब एक सा है। ठीक है। देखो लिख भाई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स में लिखिए आप, क्या होता है ये। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है, यह किसी भी फोर्स की क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वो मोशन का हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। तो लिखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। हेडिंग करो भैया, लिखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, which opposes the motion of an object over a surface। क्लियर है ना। जैसे कोई बॉल है, जैसे इसमें लिखा है ना, ए बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई फुटबॉल है या बॉल है, किसी को भी अगर ग्राउंड पे ऐसे रोल करके छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद चलते चलते रुक जाता है। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उस बॉल और ग्राउंड या जो भी उसका फ्लोर है उसके बीच में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, उसको रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स है जिसका डायरेक्शन क्या होगा, मोशन के अपोजिट होगा, जो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। इज दैट क्लियर। हाँ, कोई बात नहीं, लिखो बेटा। ठीक है भैया, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पा रहे हैं। कैसे, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं अर्थ पे। अर्थ और हमारे पैर के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। जैसे फ्लोर पे हम बहुत ऑयली ऑयल वगैरह क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। मस्टर्ड ऑयल है या कोई भी इस तरह का स्लिपी ऑयल अगर हमने इसमें क्या कर दिया, फैला दिया है, तो क्या आप चल पाएंगे वहां पर। पैर बहुत तेजी से स्लिप करेगा, आप नहीं चल पाओगे ना, मूव कर पाएंगे इजिली नहीं। इसका मतलब फ्रिक्शन चलने के लिए क्या है, जरूरी है। और फ्रिक्शन रोकने के लिए भी जरूरी है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, लेकिन ब्रेक नहीं है साइकिल में, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है जो मोशन को रोक सके, तब भी खतरनाक है कि नहीं। इसका मतलब इनका बैलेंस होना बहुत क्या है, जरूरी है। जब चलने की जरूरत हो तो भाई फ्रिक्शन न वर्क करे, जब रोकना हो तो फ्रिक्शन हम लगा सकें, यूज कर सकें उसको, ताकि हम अपने मोशन को क्या कर सकें, स्टॉप कर सकें। फ्रिक्शन जरूरी भी है, ठीक है ना। उसको बैलेंस करने की जरूरत है भैया। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट। गैलीलियो साहब का जो एक्सपेरिमेंट है उसको बाद में देख लेना, पहले लिखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन साहब के लॉज ऑफ क्या मोशन है ये देखेंगे हम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहले ये मुझे बताओ, इनर्शिया से आप लोग फेमिलियर हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू ऑल अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बताओ, पता है आपको। नहीं पता है तो कॉपी के राइट साइड पे लिखो पहले इनर्शिया क्या है, तब लिखेंगे न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो भी है समझ में आएगा। इनर्शिया हेडिंग करो क्या, इनर्शिया। इसमें लिखा है, अगर आपको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो मैं सिंपल डेफिनेशन लिखवाता हूँ। इसमें लिखा है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मेन। इनर्शिया लिखा, लिख। इनर्शिया किसी बॉडी की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपनी अपने इनिशियल स्टेट को हमेशा मेंटेन रखना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो लिखिए इनर्शिया में डेफिनेशन, ये तो मैं भेज दूंगा, आप लिखिए इनर्शिया का मतलब क्या है। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच
द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it opposes it opposes to change in its state, to change in its what initial state. It opposes to change in its what initial state. It's called inertia. It's called inertia. इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो ठीक है ना। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। राइट डाउन। सिंस इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, सिंस कल सब लोग अपनी फिजिक्स नोट्स लेकर आइएगा, कल सबकी नोट से करेंगे। सिंस इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, सिंस it is a property of a body, since it is a what property of a body, that's why it has no unit, that's why it has no unit. किसी प्रॉपर्टी की कोई यूनिट नहीं होती, समझे? अब जैसे मैं कह दूं कि कोई, मान लीजिए किसी की भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, करेक्टर्स की किसी की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पांडे जी के कह दिया कि पांडे जी बहुत हैंडसम लड़के हैं, तब ये थोड़ी कह पाएंगे पांडे जी 5 किलो हैंडसम है या 3 किलोमीटर हैंडसम है। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वर्च्यूज़ होती हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। ये भी एक तरह की क्या है? प्रॉपर्टी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट। इनर्शिया ही, इनर्शिया का मेन कॉज क्या है? जैसे इस दीवार को हम फोर्स अप्लाई करके क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएंगे? नहीं। मास बहुत ज़्यादा है, फिक्स्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड है, क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएंगे? नहीं। लेकिन इस डस्टर को, इस बॉटल को, इस मोबाइल फोन को हम डिस्प्लेस कर पाएंगे? इनमें भी तो इनर्शिया होगा ना। लेकिन डिस्प्लेस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका जितना वेट है, जितना मास है, उससे ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इजीली इसको क्या कर ले रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी? इनर्शिया होगी। इनर्शिया का मतलब अपोजिशन। बड़ा सा पत्थर होगा तो उठा पाएंगे हम, लेकिन छोटा सा पत्थर होगा तो, इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसमें इनर्शिया उतनी ही। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज, जैसे ट्रक है, एक कार है, ट्रक भी मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, कार भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। दोनों में सेम टाइम पे अगर सेम फोर्स का हम क्या करें? ब्रेक अप्लाई करें, तो दोनों में पहले कौन रुकेगा? कार पहले रुकेगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, वो रुकने का ज्यादा अपोज करेगा। आप अप्लाई करके देखिएगा। अब इसके अपोजिट अगर उसको एक्सेलरेट करें, तो अगर फिर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लाना चाहते हैं, कौन सबसे पहले एक्वायर कर लेगा ये स्पीड? कार। मास कम है, ट्रक क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है, वो मोशन में आने का अपोज ज्यादा करेगा। इसके अपोजिट जब मोशन में आ जाएगा तो रुकने का ज्यादा अपोज करेगा, तो ट्रक रुकेगा भी देर से। स्टार्ट होगा तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी एक्वायर करेगा देर से। क्यों? क्योंकि मास क्या है इसका? ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी सिस्टम में, उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इनर्शिया होगी। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? जैसे आप लोगों के माइंड में बहुत सारा इनर्शिया भरा हुआ है, हम कहते हैं खूब याद करो, प्रैक्टिस करो, आप लोग नहीं करते हैं, इसको रजिस्ट करते हैं नहीं, हम अपनी इनिशियल स्टेट में ही बने रहेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये भी तो क्या है? इनर्शिया का एग्जाम्पल है। देखिए, द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया इज मास। The main cause of inertia is what? Mass. It means greater is the mass. It means greater is the mass, higher inertia. It means greater is the mass, higher. क्लियर है? और इनर्शिया के कुछ टाइप्स भी हैं। कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं? हाँ, ग्रेटर इज द मास, हायर इज द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी इसमें? क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो? जैसे इसमें लिखा है एग्जांपल, देखो ऐसे क्या रखा हुआ है। मान लीजिए कुछ क्या है इसमें, स्ट्राइकर है या जो भी है, एक मान लीजिए कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है। अब कार्डबोर्ड को हम क्या करें? इम्पल्सिव फोर्स अगर इसको पुश कर दें, इम्पल्सिव फोर्स अगर इसको हम किक कर दें, तो कार्ड तो आगे निकल जाता है, लेकिन ये हमारा स्ट्राइकर क्या होगा? क्लास में गिर जाएगा। क्यों? इनर्शिया की वजह से।
क्योंकि हमेशा रेस्ट में रहने का एफर्ट लगाएगा, तो कार्ड तो आगे निकल जाएगा, उसको हमने किक किया, लेकिन उसी पोजीशन पे बना रहेगा, वो तुरंत क्या होगा, नीचे ग्लास में गिर जाएगा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। इस ठंडी के दिनों में आप लोगों की रजाई इतनी गंदी हो जाती है, आप लोग क्या करते हैं, डंडे से मार मार के उसमें से धूल मिट्टी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ऐसा कैसे हो गया? जब उसको डंडे से मारेंगे तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल अपनी पोजीशन पे बना रहना चाहेंगे। जब हम डंडे से मारेंगे तो हमारा जो भी होगा, गद्दा रजाई जो भी है आपके नीचे की तरफ दब जाएगी, लेकिन डस्ट पार्टिकल उसी पोजीशन में बना रहना चाहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से। बात हमारी समझ में आ रही है? क्लियर है? इनर्शिया ये है। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होगा। इनर्शिया ड्यू टू मोशन होगा, इनर्शिया ड्यू टू व्हाट, रेस्ट होगा, या इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इनर्शिया ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। जैसे आप बस पे बैठे हो, बस पे बैठ रहे हो, बस का ड्राइवर अगर अचानक से ब्रेक मारे तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है कि नहीं? तो ये इनर्शिया ऑफ क्या हो गया, मोशन। बॉडी हमारी मोशन में रुकने का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, जो बस के कांटेक्ट में है, बस की सीट पे हम जो बैठे हैं, वो तो बस के साथ रुक गया, लेकिन जो बस का अपर पोर्शन हमारी बॉडी का है, बस के कांटेक्ट में तो है नहीं, ऊपर हवा में ऐसे है भाई। तो जब बस का ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो बॉडी का लोअर पोर्शन बस के साथ रुक जाएगा। भैया कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तेरा ध्यान है किधर? तेरा हीरो है इधर, यहाँ देखना है बेटा। होए हो? कोई यादों में आ रहा है? हाँ, कौन है जो सपने में आया? कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, नहीं हो पाएगा। ठीक, तो होगा क्या, अब देखो बता रहे तो वही चेंज कर दीजिए। बस में आप ब्रेक अप्लाई करेगा तो आपकी बॉडी आगे तरफ, इसीलिए कहा जाता है जब भी कार में बैठो, गाड़ी में बैठो, सीट बेल्ट लगाओ। क्यों? ताकि ब्रेक अप्लाई भी करें तो बॉडी अचानक से आगे ना फेंका जाए। इसलिए आजकल कार में क्या आते हैं, एयर बैग्स आते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, स्ट्राइक किया, तुरंत क्या होते हैं, एयर बैग्स आपके ओपन हो जाते हैं, आपको वहाँ सामने से स्ट्राइक करने से रोकते हैं। नहीं पता था, खट्टे से मारे, निपट गए, राम नाम। हो जाता है ऐसा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बॉडी आगे तरफ जाएगी जाएगी, अचानक से रुकेगी, क्योंकि वो मोशन में तो रहेगी रहेगी। समझे हमारी बात? ये सब चीज़ें समझिए, कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ों को, सराउंडिंग को देखकर ऑब्जर्व करेंगे, तब जाकर सारे लॉज कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तब रट कर के नहीं आ पाओगे। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल्स आते हैं, सोचना सीखिए थोड़ा। समझ गए? लिखा जाए? लिखिए, क्या लिखा आपने? देखिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया हम लिखो। हाँ, राइट, हाँ नोट्स में भी लिख सकते हो, राइट कॉलम में जहाँ लिखना हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिखो। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होंगे भैया? 3 टाइप्स के होंगे। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला लिखो इनर्शिया ऑफ मोशन, फर्स्ट लिखो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन डैश करके लिख लो इसमें। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रुकने का क्या करेगी? अपोज करेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन में डैश करके लिख लो, इसका मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन डैश करके लिखो। इफ ए बॉडी इज इन मोशन, if a body is in motion, if a body is in motion, then it will oppose to stop। अब ये रुकने का क्या करेगा? अपोज करेगा भैया। then it will oppose to what? stop। मोशन में है तो रुकने का अपोज करेगा। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। ओके, सेकंड लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड में लिखो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आने का क्या करेगा? अपोज करेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड हेडिंग करो क्या? इनर्शिया ऑफ, सेकंड टाइप क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें डैश करके लिखो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो मोशन में आने का क्या करेगी? अपोज करेगी। देन इट विल अपोज, then it will oppose to come in motion, then it will oppose to come in what? motion। तो मोशन में आने का क्या करेगा? वो अपोज करेगा भैया। अरे करेगा, ठीक है। थर्ड लिखो इनर्शिया ऑफ चेंज इन डायरेक्शन,
inertia of change in direction, inertia of change in direction, inertia of change in direction. ये एग्जांपल आपको कहाँ दिखता है? जैसे बस में बैठे हो, बस किसी टर्निंग पॉइंट पे चौराहे पे घूमता है तो क्या होता है? बस इधर लेफ्ट टर्न लिया तो बॉडी हमारी किधर घूम जाती है? राइट टर्न ली तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी अभी भी हमारी उसी डायरेक्शन में जा रही होती है, बस घूम जाती है तो बॉडी का लोअर पोर्शन घूम जाता है, अपर पोर्शन अभी भी उसी डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमें लगता है कि हम उस डायरेक्शन में क्या हो गए। जैसे कोई बाइक बहुत तेजी से चला रहा है तो अचानक से एक्सीलरेट कर देता है तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ झुक जाती है, हमें लगता है हम पीछे गिर रहे हैं। पीछे एक्चुअली नहीं गिर रहे हैं, होता क्या है, बॉडी का लोअर पोर्शन गाड़ी के साथ आगे चला गया, अपर पोर्शन अभी भी उसी प्लेस पे बना होता है, तो हमें लगता है हम पीछे झुक गए, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी का लोअर पोर्शन गाड़ी के साथ आगे चला गया, अपर पोर्शन अभी भी वही बना है, तो हमें लग रहा है हम झुक गए। समझ में आया रीजन कैसे? ठीक है, तो 3 टाइप का होगा ये, इसमें भी लिखवा दे, ठीक है, लिखो। अब इसमें क्या होगा, ये लिखो, दिस इज ड्यू टू, लिखो, दिस इज ड्यू टू change in direction of motion, this is due to what? Change in direction of motion. ये किसकी वजह से हो रहा है? Change in direction of motion. This is due to change in direction of motion. ये इनर्शिया की बात हो गई मोटा मोटा। अब हम लिखेंगे क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस लॉ में इनर्शिया के बारे में बताया गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लिखो इसमें, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लिखिए इसमें आप। लिखो क्या लिखा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या है, न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। लिखा जाए, लिखो इसको, इसमें क्या है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ एंड, लिखो, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, या तो रेस्ट पे है या फिर किस में है, मोशन में है। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, then it will be in the same state, then it will be in the same state, then it will be in the same state, then it will be in the same state until or unless, जो भी लिखना चाहो, until or what, unless, then it will be in the same state, state, S-T-A-T-E, then it will be in the same state until or what, unless an external force is applied on it, an external force is applied on it, until or what, unless an external force is applied on it, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन साहब का क्या है, फर्स्ट लॉ है। जैसे ए बुक ऑन ए टेबल, ए बुक ऑन ए टेबल, कोई बुक टेबल पे पड़ी है तो हट जाएगी अपनी आप, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, हटा पाएगा कोई इसको। एग्जांपल में लिखो, ए बुक ऑन ए टेबल, ए बुक ऑन ए टेबल। दूसरा एग्जांपल लिखो, ए बॉटल ऑन ए बेंच, कुछ भी एग्जांपल लिख देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और क्या लिखना, प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन। अब जैसे हमारा अर्थ है, मून है, ये सब यूनिफॉर्म मोशन में है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इनको कोई रोक पाएगा, चलते रहेंगे ना ये। एग्जाम्पल में लिखना जिससे प्लेनेटरी मोशन भी। ये न्यूटन साहब का क्या है, फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल कोट करने के लिए जरूर ध्यान में रखना, लिखा करो हर चीज बेटा, लफाजी में काम बनेगा। क्या क्या एग्जाम्पल लिखा आप लोगों ने, प्लेनेटरी मोशन अभी बोले ना उसको, ये सब रेस्ट के एग्जाम्पल है। मोशन वाला भी तो एग्जाम्पल लिखोगे, रेस्ट और मोशन दोनों लिखवा है ना डेफिनेशन में, केवल रेस्ट का एग्जाम्पल लिखोगे कि मोशन का भी दोगे, जो बता रहे सब लिखो बेटा। तार हमेशा रहेगी क्या, रह गए वही एकदम। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे यहाँ देखो क्या है, सब दे देंगे आप लोग, देखिएगा। व्हेन ए ट्रेवल इन ए कार द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू क्या दिया, इनर्शिया ऑफ, अभी यही सब बताया ना आपको, एग्जाम्पल में बता रहे थे। व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस, बस बिगिंस टू मूव, ये सब देखो जैसे एक्सीडेंट होता है ऊपर चीजें नीचे गिर रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं, इनर्शिया की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है भैया, इनर्शिया। अब ये कार है देखो, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, ये सब किसकी वजह से अपोज करेगा मोशन का, द मास ऑफ बॉडी इज मेजर द इट्स इनर्शिया। इनर्शिया का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, मास होता है। लीनियर मोमेंट ऑफ ए बॉडी आप लोगों को पता है क्या होता है, हेडिंग करो, पहले हेडिंग करो, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। फिर न्यूटन साहब का सेकंड लॉ लिखवाते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, इसमें लिखो, इफ ए बॉडी इज इन मोशन, if a body is in motion, linear momentum of a body, इसमें लिखो, if a body is in motion, if a body is in motion, then if a body is in motion, then product of mass and velocity of the body, then product of mass and velocity of the body, then product of mass and velocity of the body. If a body is in motion, then product of mass and velocity of the body is defined as linear momentum or simply momentum of the body. Is defined as linear momentum or what, simply momentum of the body. Linear momentum or what, simply momentum of the body. देखो, it is denoted by, या लिखो momentum equal to क्या होगा, यहां से लिख लो, मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा यहां से, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू क्या होगा भैया, और लीनियर मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल पी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, एम क्या है, बॉडी का मास, वी क्या है, बॉडी की वेलोसिटी है। और इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या आएगी, मास का क्या होगा, केजी, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर, क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, किसमें, एमकेएस में, सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, देख लो ये सब। और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। ये लिखा भी है यहां सब, ठीक है भाई, लिखे। अब लिखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या है, लिखो, देखो, इसी न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम, और इसी को लिखा जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, कुछ भी कहो, दोनों का मतलब एक सा है। न्यूटन के सेकेंड लॉ को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, लॉ ऑफ मोमेंटम
या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जानते रहना, कभी कभी न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं आएगा, सिर्फ बोलेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लिखना आना चाहिए। न्यूटन साई का सेकेंड लॉ क्या है, लिखो इसमें। द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, the rate of change in linear momentum with respect to time, the rate of change in linear momentum with respect to time, the rate of change in linear momentum with respect to time, the rate of change in linear momentum with respect to time, the rate of change in linear momentum with respect to time is always directly proportional to the force applied on the body, is always directly proportional to the force applied on the body, is always directly proportional to the force applied on the body. Is always directly proportional to the force applied on the, that is इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया, डेल पी बाई डेल टी आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। F इक्वल क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी, और P इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ से फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल M इंटू वी, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा भैया, डेल टी। मास में कोई चेंज आएगा नहीं, चेंज सिर्फ किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा भैया, फोर्स अप्लाई करेंगे तो M हो जाएगा, ये हो गया डेल वी बाई डेल टी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। याद है कि नहीं, नहीं याद है तो याद करो, याद है तो अच्छी बात है, फटाफट लिखो इसको। यही है न्यूटन साहब का सेकंड लॉ, फोर्स F इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नोट डाउन करो, ठीक है ना, समझ में आया कैसे आ रहा है ये, ठीक है। यही है न्यूटन साहब का सेकंड लॉ। देखो नहीं बेटा, बस ये लिखो, प्रैक्टिस करके हमने ये लिखवाया ना, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ, हर चीज़ वही नहीं लिखवाएंगे ना, कॉपी पेस्ट ना मारो, हर जगह समझो। लिख लिया दोस्त, ठीक है, लिख लिया। सेकेंड, फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नोट कर लिया इसके, एक्सेलरेशन की यूनिट वगैरह आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत है क्या, एक्सेलरेशन की यूनिट जानते हैं ना, क्या होता है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 होता है, 10⁵ होता है। 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होता है, समझ गए? वो महंगाई डाइन खाया जाता है, वो वाला है बेटा, देख लो। कुछ एग्जांपल लिखना न्यूटन साहब के सेकंड लॉ का, लिख लेना अपने से, ये एग्जाम आपका होमवर्क है। न्यूटन सेकंड लेके कुछ सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल लिखिएगा आप लोग। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तुम्हें पता है? तुम्हें तो सब कुछ पता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। देखो इसमें, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, इसलिए में क्या है देखो, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा होगा, हर फोर्स के साथ कोई ना कोई उसका काउंटर करने वाला फोर्स जरूर होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, दैट्स ऑल। ये न्यूटन साहब के तीनों लॉ क्या हो गए आपके, लॉज ऑफ मोशन और इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है, ये सब हम लोगों ने आज क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है भैया। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं तो 5 मिनट में फटाफट लर्न करो, मैं सबसे पूछूंगा जल्दी से।